नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में 264 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत का आंकड़ा भी है। 664 मरीज ठीक हुए हैं। रायपुर में 78, दुर्ग में 69, रायगढ़ में 18, धमतरी में 15, बिलासपुर में 17 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। तो कोविड के केसेस की संख्या बढ़ रही है और देखा ही जा रहा है कि अब कोविड की वजह से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। तो बिलासपुर में 17 नए मामले सामने आए हैं। धमतरी में 15, रायगढ़ में 18, रायपुर में 78, दुर्ग में 69 मामले और 664 मरीज जो कोरोना से संक्रमित थे वे ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो 264 मामले पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए हैं। 2 मरीजों की 24 घंटे में मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोविड जो पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ रही है और संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि तमाम एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन कहीं भी कोई एहतियात नहीं बरत रहा है और यही वजह है कि इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। जांच की अगर हम बात करें तो अभी जो मौसम है उसमें सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल ये भी बहुत कॉमन है। तो लोग कोविड तो मान के नहीं चलते हैं और ये वजह है कि जब वो टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी हो जाती है और उसके चलते संक्रमण बढ़ता है। अभी अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत हुई है, यानी कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं क्योंकि और ऐसे में लोगों को बेहद सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। जी, यानी कि समझा जा सकता है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। शुक्रिया आपका ममता, लगातार आप बनी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लापरवाही नहीं करना है, यदि जरा भी महसूस होता है किसी भी तरीके का सिम्टम तुरंत चेकअप कराना है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रही है और आज से प्रदेश में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 3 दिन चलने वाले सेशन में बीजेपी के अलग अलग केंद्रीय नेता, पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। 30 जुलाई को सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा शामिल होंगे। समापन सत्र में भी पार्टी के नेता, बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव को लेकर प्रदेश के 250 नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और सहयोगी ममता लगातार जुड़ी है। ममता, देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 3 दिन का सेशन चलने वाला है जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कल पहुंची और उन्होंने इस शिविर के बारे में बताया। शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि 2 तरह से शिविर दिया जाएगा। एक तो ये कि जो केंद्र सरकार की नई योजनाएं हैं उसको किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में पहुंचाना है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि केंद्र की ये योजनाएं हैं और आने वाले समय में यदि बीजेपी आती है तो और भी ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस स्ट्रेटेजी के साथ आम लोगों तक पहुंचना है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो जो नए जो बीजेपी के सदस्य बने हैं उन्हें से पार्टी के सिद्धांतों के बारे में, उनकी जो गाइडलाइन है, तमाम तरह की चीजों के बारे में बताया जाए और इसी को लेकर 2 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर जो है वो चलेगा। लगातार डी पुरंदेश्वरी जब से प्रदेश प्रभारी बनी है लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और बीजेपी का ये भी कहना है कि चूंकि विधानसभा चुनाव को अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, करीबन जो है वो 13-14 महीने का समय बचा हुआ है और ऐसे में जरूरी है कि पार्टी के जो नए कार्यकर्ता हैं उनको उसके ग्रास रूट के बारे में जानकारी तो दी ही जाए, साथ में प्रशिक्षित भी किया जाए कि आम लोगों के बीच में कैसे जाना है। अभी से पार्टी जो है वो चुनावी तैयारी के रूप में देखे। और दूसरी बात यह है कि केंद्र की योजनाओं को कैसे फैलाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए ताकि एक तरह से कहें कि लोगों के घरों तक के जो केंद्र की योजनाओं के जरिए जो है वो बीजेपी की पैठ जो है वो हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले गुरुवार की शाम को प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक हुई है जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इसमें हर घर तिरंगा इसको लेकर के कार्य योजना बनाई गई कि हर घर में तिरंगा कैसे फहरे, उसके लिए प्रभारी भी बनाए गए हैं और साथ ही
एक एक विधानसभा में 75 सार्वजनिक स्थान में झंडा फहराने का, पार्टी से हट करके समाज के प्रमुख लोगों का, समाज में जिनकी अहम भूमिका रहने वाले ऐसे लोगों का उसमें जोड़ने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। और निश्चित रूप से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल जो मना रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। तो वहीं केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी संगठनों की हड़ताल का आज अंतिम दिन है। इससे पहले कर्मचारी संगठनों को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है और कल रायपुर में संगठन के प्रदर्शन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों अधिकारियों की मांगों को पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मांग नहीं मानने पर विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की भी बात उन्होंने की। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और पहल की है। गौमूत्र खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की। आज छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो गोबर और अब बाद में 4 रुपए लीटर गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता बने। निधि स्व सहायता समूह ने गौमूत्र विक्रय की यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के खाते में जमा की। वहीं बीजेपी ने गौमूत्र की खरीदी पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले हरेली पर सीएम आवास में हुए आयोजन को लेकर बीजेपी ने बड़ा तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को छत्तीसगढ़िया के नाम पर पाखंड करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गेड़ी चढ़ती है, भौरा चलाती है, कई आयोजन करती है जो पूरी तरह से ढोंग और पाखंड है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर छत्तीसगढ़िया को नहीं भेजकर बाहरी लोगों को भेजा, जिससे पता चलता है कि सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर कितना संवेदनशील है। सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। अब देखिए, ये तो ढोंग है पूरा। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं मुख्यमंत्री और गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं और तरह तरह का पाखंड करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। आप लोगों को हमें कहना चाहेंगे, अभी पिछले समय 2 राज्यसभा की सीट यहाँ पर खाली हुई थी और कांग्रेस को यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला राज्यसभा सदस्य के रूप में जो दोनों सीट बाहर दे दिए। आज यहाँ के किसान 550 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं प्रदेश की सरकार की गलत कृषि नीति के कारण। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को 50-50 लाख का मुआवजा यहाँ के पैसे को दे के आते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान आज तरस रहे हैं, 5 लाख के मुआवजा के लिए भी तरस रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि इनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खाली छत्तीसगढ़िया लोगों का हमदर्द बनते हैं, पाखंड करते हैं और इसका खामियाजा इनको 2023 की विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नहीं, सभी को पता है गोबर खरीदी में कितनी घोटाला हुआ है। अब दूसरी घोटाला का तैयारी ही नहीं इनका। ही इज ओपनिंग द स्क्रीन। और अब बात तो रायपुर से बड़ी खबर की। कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार किया गया। इंस्टाग्राम पर किया था लाइव, इंस्टाग्राम के जरिए फैला रहा था दहशत। आरोपी लक्ष्मण दीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुढ़ियारी थाना में मामला दर्ज हुआ है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम पर इसने लाइव किया था। इंस्टाग्राम के जरिए ये दहशत फैला रहा था। आरोपी लक्ष्मण दीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है। तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। जामुल के दर्री तालाब की घटना है। तालाब में नहाने युवक गया हुआ था। गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ है। गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। मृतक का नाम आशीष प्रसाद बताया जा रहा है। तो तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला है। जानकारी है कि तालाब में युवक नहाने गया हुआ था।
जामुल की दर्री तालाब की घटना है। गहरे पानी में जाने की वजह से हादसा हुआ है। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। मृतक का नाम आशीष प्रसाद बताया जा रहा है, जो कि नहाने गया हुआ था जामुल के दर्री तालाब में और गहरे पानी में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। कवर्धा जिले में झमाझम बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। वनांचल क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया और रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। तस्वीरें वनांचल के ग्राम ढोल ढोली की हैं, जहां गांव के पास आगर नदी उफान पर है। पुटपुटा सिंदूर खार जाने वाले रास्ते में नदी का जलस्तर बढ़ा है। लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। बाइक सवार उफनती नदी को पार करते नजर आ रहे हैं और इनकी लापरवाही इनकी जान भी ले सकती है। कोरबा जिला अस्पताल में घंटों बिजली गायब रहने से अस्पताल में भर्ती एक नवजात की मौत हो गई, जबकि 2 मासूम की हालत गंभीर बनी है। दोनों मासूमों के बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से NSCU वार्ड की बिजली चली गई। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से अमित कुमार नाम के परिजन के नवजात की जान चली गई। नवजात के परिजन का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उनके बच्चे की जान गई, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन किसी भी तरीके की लापरवाही से इनकार कर रहा है। किया गया है। और आपका बच्चा? मेरा बच्चा तो नहीं रह पाया। अच्छा, ये बताओ मैडम क्या बोली? क्यों मैडम बोली ऑक्सीजन नहीं मिल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, मशीन लोड नहीं ले पा रहा है, ये सब बात बोल रही थी। बच्चे के लिए बोल के? हाँ, बच्चा समय खत्म हो गया था? नहीं, उस टाइम में था। तो बोले कि ठीक है, हम अभी कैसे लेके जाएंगे? सुबह बोल सकते थे ना कि लेके जाइए, तो हम लेके जाते, और फिर आधा घंटा बाद बोल रहे कि आपको बच्चा नहीं है। सर, लाइट गुल होने पे बैकअप के लिए कोई तो सुविधा होगी जिससे कम से कम ऐसे? हाँ, जनरेटर की सुविधा है, जनरेटर की सुविधा है, लेकिन चूंकि शॉर्ट सर्किट हो गया तो जनरेटर भी बैकअप नहीं दे पाता है। सर, और ऐसे कितने बच्चे थे जिनको रिफर किए गए यहाँ से? बच्चे रेफर एक ही हुआ है, एक बच्चा रेफर हुआ है। और अब बात सूरजपुर से बड़ी खबर की, जहां राइस मिल पर छापा पड़ा है। श्यामश्री राइस मिल पर छापा पड़ा। करीब 3 करोड़ का धान और चावल जब्त किया गया है। 11,798 क्विंटल धान, 768 क्विंटल चावल जब्त हुआ है। FCI में चावल जमा करने में कोताही बरतने का मामला है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। तो खबर सूरजपुर से है, जहां पर राइस मिल पर छापा पड़ा। श्यामश्री राइस मिल पर छापा पड़ा। करीब 3 करोड़ का धान और चावल जब्त कर लिया गया है। 11,798 क्विंटल धान, 768 क्विंटल चावल जब्त हुआ है। FCI में चावल जमा करने में कोताही बरतने का मामला है। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। और संवाददाता वरुण जुड़ गए। वरुण, राइस मिल पर छापा पड़ा है और क्या कुछ जानकारी है अभी? जी देखिए, धान उपार्जन केंद्रों से लगभग 3 माह पहले ही धान का उठाव हो गया था। ऐसे में जो धान उठाव का अनुपातिक चावल होता है वो FCI में पहुंचाना था, लेकिन 3 से 4 महीने का अंतराल बीत जाने के बाद भी जब राइस मिलरों द्वारा लापरवाही बरतने की बातें सामने आ रही थी, ऐसे में कलेक्टर ने पूर्व भी राइस मिलरों को नोटिस दिया था। बावजूद इसके बाद भी राइस मिलर चावल की FCI तक नहीं पहुंचा रहे थे। ऐसे में जो संयुक्त टीम है, खाद्य विभाग, राजस्व और श्रम और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम बना के कलेक्टर ने सभी राइस मिलों में जांच करने का निर्देश दिया था। ऐसे में जो लक्ष्मणपुर स्थित श्यामश्री जो राइस मिल है, इसमें जब टीम पहुंची और दस्तावेजों को जांच किया तो उसमें पता चला कि 15,655 क्विंटल जो चावल है वो अभी तक FCI में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में कार्रवाई करते हुए 768 क्विंटल चावल और लगभग 3 करोड़ के धान और चावल की जब्ती करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल जो तमाम जितने भी जिले के राइस मिल है उन पर भी अभी जांच की जाएगी कि किन किन राइस मिलरों ने अनुपातिक चावल अब तक FCI में जमा नहीं कराए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए।
जांजगीर चांपा में मुक्तिधाम में शव के अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बारिश की वजह से एक समाज के लोग शव को दूसरे समाज के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर रहे थे और इसी दौरान दूसरे समाज के लोग पहुंच गए और जलती चिता से लकड़ी फेंककर चिता में पानी डाल दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। अधजली लाश को लेकर एक समाज के लोगों ने दूसरे समाज के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद चक्काजाम खत्म किया गया और अधजली शव का दाह संस्कार किया गया। जलक शुरू हुई से सरपंच ऐसे और आपत्ति डाली से मत काबा ये हमार समाज के तुमन दूसर समाज के तुमन एमन नहीं जला सका ऐसे कहीं है तो हमन ओकर से माफ़ी मांगे हन और हमार से बुजुर्ग जो सरपंच से और अति बुजुर्ग मन ओकर गोड़ छुक वहाँ पर ही कहीं है कि जो हो गए भाई ओकर क्षमा चाहत हन मगर ये लड़का ला बारिश होते वो स्थिति में हम दूसरा कच्चा जगह में नहीं जला सकतन ओकर लिए एला ए जगह में जलात हन भाई ओकर लिए हम क्षमा प्रार्थी हन आप मन ला जलान देवा क्योंकि पूरा हर आदमी रिक्वेस्ट करें मगर मानी नहीं वो लाश ला खींच दिन है लकड़ी में फेंक दिन है और लात मार के लाश ला नीचे गिरा दिन है और लाते लात और बाल्टी पानी ले लेके वो ला बुझा दिन है। दो समुदाय के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, वाद विवाद की स्थिति बन गई थी, जिस पर से उसके उक्त मृतक युवक के परिजन के द्वारा रिपोर्ट करने पर थाना बाराद्वार में अपराध कायम किया गया। उस दौरान एक समुदाय के लोग उसकी गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आक्रोशित जो समुदाय के लोग थे उनको बताया गया कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद उन लोगों को समझाकर वो शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पर्व यानी बस्तर दशहरे की विधिवत शुरुआत पाट यात्रा रस्म से हो गई है। बस्तर दशहरे की रस्मों को 75 दिनों तक पूरा किया जाएगा। रियासत काल से परंपराएं चली आ रही हैं और ये आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है। मां दंतेश्वरी की पूजा और उपासना के इस पर्व में सभी जाति समुदाय का योगदान रहता है। छत्तीसगढ़ में कई सारे पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें से बलरामपुर जिले के डीपाडीह कला प्रमुख स्थल में से एक है। डीपाडीह प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अवशेष खुले मैदान में बिखरे पड़े हैं। अगर आपको पुरातात्विक पर्यटन स्थल देखने में रुचि है तो आपको डीपाडीह के प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको ढेर सारे मंदिरों के अवशेष देखने को मिलेंगे। मंदिरों के अवशेष कई किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे हैं। ये खुले मैदान में संग्रहालय की तरह है। डीपाडीह मंदिरों का सर्वे 1987 में हुआ, जिसके बाद 1989 में मंदिर की खुदाई शुरू की गई। यहाँ अलग अलग काल के और विभिन्न शासकों के वंश से संबंधित मंदिर मिले हैं। यहाँ से मिले अवशेषों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का इतिहास और कला काफी संपन्न रहे होंगे। यहाँ स्थित उनाव टोला शिव मंदिर, सावन सरना प्रवेश द्वार, महिषासुर मर्दिनी की विशिष्ट मूर्ति, पंचायतन शैली का शिव मंदिर, लक्ष्मी की मूर्ति, उमा महेश्वर की आलिंगन रत मूर्ति, भगवान विष्णु, कुबेर, कार्तिकेय की कलात्मक मूर्तियां देखने दूर दूर से लोग आते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ दूध चढ़ाने से उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। रामपुर जिले के डीपाडीह में 8वीं से 14वीं शताब्दी तक के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इनमें ज्यादातर भगवान शिव के शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। तमाम तरीके की मूर्ति भी मिली है। हम बात करने जा रहे हैं डीपाडीह के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं सरगुजा संभाग पुरातात्विक विभाग के सदस्य अविनाश सिंह जी। ये लगभग हमारे जो मध्य भारत से जो क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, मध्य भारत से जुड़े रहने के साथ साथ में जो 12वीं से 14वीं शताब्दी तक जो है शैव परिवार का इतना प्रचार प्रसार हुआ, धार्मिक आस्था इतनी बढ़ गई, भगवान शंकर की मान्यता को लोग पूजा पाठ करने लगे, इनकी आस्था विश्वास के साथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे। और प्राचीन काल से ही भगवान शिव मनुष्य के साथ साथ में वो पशु जानवर जो हुए उनके साथ में इनका एक परिवार बना। शिव एक विश्व के कल्याण के लिए एक परिवार बना, मतलब शिव परिवार हो गए। इतना ही नहीं, इस मंदिर के द्वार में कई तरह की मूर्तियां बनी हैं। ये मंदिर पंचरथ शैली में बना है। ये मंदिर सामंत सरना समूह के अंतर्गत आता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है, जिसे आज भी स्थानीय लोगों के द्वारा पूजा जाता है। साथ ही यहाँ हर शिवरात्रि को मेला लगता है।
यहाँ वो बुक मतलब पुस्तक पढ़े थे तो पता चला, तो हम लोग सोचे कि घूमने जाना चाहिए। पुरातात्विक जगह है, यहाँ शिव मंदिर है, बहुत अच्छा जगह है बोलते थे, तो हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। हमारे ज़िले के शान है, मान है और पहचान है, इसलिए डीपाडीह का संरक्षण होना चाहिए और प्रशासन से और सरकार से हम लोग निश्चित ही मांग करेंगे कि इसका संरक्षण के लिए जितना उचित उपाय हो सके करना चाहिए। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये कि जहां कुछ मूर्तियां संग्रहालय में हैं, तो वहीं कई मूर्तियों को बाहर मैदान में रखा गया है, जहां ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं, क्योंकि इससे पहले भी यहां कई सारी दुर्लभ मूर्तियों की चोरी हो चुकी है। लिहाजा जिला प्रशासन को इस पर ठोस पहल करने की जरूरत है। सूरज गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर।